दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी साल 2010 की है। साल 2010 के एक ठंडा दौर जिसमें मैंने भूतों की एक अजीब सी घटना महसूस की थी। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोच लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दौर मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक ड्राइवर हूँ और ड्राइविंग करने का काम करता हूँ। हालांकि मुझे उस वक्त नया नया काम ही मिला था, लेकिन ड्राइविंग तो मैं उस वक्त भी काफ़ी अच्छी कर लेता था। और ऊपर से जब मैंने इन दोनों ड्राइविंग स्टार्ट की थी तो पहले से ही काफ़ी मुसीबत आनी शुरू हो गई थी। कभी कभार तो मैं रास्ता तक भूल जाता था और कभी कभार मैं ऐसी जगह पर पहुंच जाता था जहां पर काफ़ी ज़्यादा डर लगता हो। लेकिन मैं एक नौजवान युवा होने की वजह से भूत प्रेत जैसी चीज़ों से ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। ये तब की बात है जब मैं अपने सेठ से बात करके जामनगर के लिए निकल गया था। जामनगर की एक रोड जिसे भूत पिशाच के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। मैंने उसी रोड पर अपनी कार को रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। मैं तो बस अपनी ही धुन में गाड़ी को भगाते जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद ही गाड़ी एक टोल गेट के पास पहुंच गई और वहां से टोल कटवाने के बाद जैसे मैंने सामान से भरी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ना जाने क्यों लेकिन गाड़ी का कंट्रोल खोने लगा और उस टोल से करीब आधा किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी सीधा डिवाइडर से टकरा गई। उस वक्त ना जाने कैसे डिवाइडर से गाड़ी टकराते ही गाड़ी का एकदम से ब्रेक लग गया और गाड़ी थम गई। ऐसा होते ही मुझे लगा कि अगर टोल गेट के पास पुलिस हुई तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगी और फिर मेरी खैर नहीं। इसलिए मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया और जितना तेज हो सकता था मैं उतनी तेज गति से अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल गया। आज जिस तरह का हादसा हुआ था उस तरह का हादसा आज से पहले मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। तो ऐसे में मुझे थोड़ी बहुत घबराहट तो हो ही रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और गाड़ी पर ध्यान देने लगा। फिर कुछ देर के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। जहाँ पहले गाड़ी उस डिवाइडर से टकराई थी तो अब गाड़ी की रफ्तार में एक गिरावट सी आ गई और गाड़ी अब झटका खाने लगी। मैं समझ गया था कि गाड़ी के अंदर कोई मिस्टेक है, वरना गाड़ी इस तरह अचानक कंट्रोल नहीं खो देती। और इस बार मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को रोक लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि छोटी मोटी मिस्टेक एक बड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाए। फिर उसके बाद मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गया और सीधा बोनट के पास पहुंच गया। बोनट के पास जाते ही मैंने देखा कि गाड़ी के आगे से थोड़ा थोड़ा धुआं बाहर निकल रहा था और ऊपर से एक कड़कड़ाती हुई ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरे दांत भी आपस में टकराने लगे थे। हालांकि मैंने गर्म कपड़े भी पहन रखे थे, लेकिन इस जोरदार ठंड ने उन गर्म कपड़ों को भी ठंडा कर दिया था। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और ऊपर से गाड़ी का इस तरह बीच रास्ते में ख़राब हो जाना मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरा संकेत हो सकता था। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में मैंने किसी तरह से उस गाड़ी का बोनट खोला और बोनट खोलकर उसके अंदर हो रही प्रॉब्लम को देखने की कोशिश की, मगर कुछ देर तक देखने के बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है जिसे मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं इससे पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन आज मैं यहाँ पर इस गाड़ी की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर जब मैंने अपने मालिक को फ़ोन मिलाने की कोशिश की तो वहाँ पर साला नेटवर्क ही नहीं था। बार बार मैं फ़ोन मिलाने की कोशिश करता और फिर वापस से गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि शायद बाहर की तरफ थोड़ा नेटवर्क हो सकता है, लेकिन नेटवर्क तो वहाँ पर दूर दूर तक नहीं था। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ पर रुकना बेकार है और आज के दिन तो मैं किसी भी हालत में इस डिलीवरी को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसी हालत में मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर लगभग आधे या एक घंटे के बाद उस सड़क से पहली बार कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ गुजरने लगी। फिर मैंने आने जाने वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस जगह पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया था। ऐसा हो सकता था कि गाड़ी का सामान चोरी हो जाए, लेकिन इस वक्त मेरी जान से ज़्यादा वो सामान कीमती नहीं था और ऐसी स्थिति में मैं इस जगह पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था।
फिर कुछ देर तक तो मैं वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने अपना हाथ दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो गाड़ी रोकने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो मुझे उनके ऊपर भी गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन मेरे गुस्से का कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। कुछ देर तक अपना सर खुजाते हुए मैं आने जाने वाली गाड़ियों को सिर्फ देखता ही जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि हो सकता है आगे जाकर कहीं फ़ोन का नेटवर्क काम करना शुरू कर दे, तो उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगा और लगभग 500 मीटर आगे आ गया था। और तब कहीं जाकर फ़ोन के अंदर नेटवर्क ने भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। और उसके बाद मैं अपने सेठ को फ़ोन करने की कोशिश करने लगा। फिर लगभग 10 या 12 बार फ़ोन करने के बाद जाकर कहीं सेठ ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही मैं उसे सारी बात बताने लगा। मेरी सारी बातों को सुनने के बाद सेठ ने कहा, आज तो हम बुरी तरह से फंस गए हैं। जो डिलीवरी तुम्हें करनी थी उसका तो टाइम भी हो चुका है, और अगर तुम आज के आज उस डिलीवरी को पूरा नहीं कर पाए तो हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऊपर से तुमने गाड़ी को भी अकेला छोड़ दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी के अंदर बड़ा महंगा सामान चोरी हो जाए। दोस्तों, अपने सेठ की बातों को सुनकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं सच में सामान चोरी ना हो जाए। लेकिन इस समय मेरे पास उस गाड़ी को छोड़कर यहाँ आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बाद में जब मैंने पूरी मजबूरी के बारे में अपने सेठ को बताया तो उसे भी ऐसा ही लगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन इस समय वो अच्छी तरह से जानता था कि अभी अभी जो मैंने किया था वो सही नहीं था, इसलिए मुझे वापस से गाड़ी के पास जाना चाहिए था। और जिस जगह पर मैं रुका हुआ हूँ उसका एड्रेस मुझे अपने पास भेजने को कहा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैंने तुरंत ही वहाँ का एड्रेस उसे सेंड कर दिया, और जैसे उसने उस एड्रेस को देखा तो वो हैरान होते हुए बोला, क्या तुम अभी भी इसी जगह पर हो? तो उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया था। फिर मैंने कहा, हाँ मालिक, मैं अभी वहीं पर हूँ, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, मेरी बात सुनते उनके बोलने का अंदाज एकदम से बदल गया था, और वो घबराते बोले, तुम जानते नहीं हो, लेकिन इस स्थान पर रुकना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी शक्तियों का रहने का दावा किया जाता है। उनकी ये बातें सुनते ही मैं हैरान होते हुए बोला, अरे मालिक, आप भी कैसी बात करते हो? मुझे किसी भूत पिशाच से डर नहीं लगता। मुझे डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर चोर डाकू ना हो, वरना आज तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर चोर डाकू तो दूर की बात है, कोई कुत्ता भी नहीं भटकता। यहाँ पर एक ऐसी डायन रहती है जिसका खौफ यहाँ सर चढ़कर बोलता है, और कोई भी रात में इस जगह पर भटकने की हिमाकत नहीं करता। और एक तुम हो के वहाँ पर इतनी रात को खुले आम भटक रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस काली डायन का शिकार हो जाओ। ये सुनते ही मुझे हंसी आ गई, और मैंने कहा, अरे मालिक, भूत प्रेत चुड़ैल ये कुछ नहीं होता है, ये सब बस कहने की बातें होती हैं और लोगों का अंधविश्वास है। इतना कहने के बाद अचानक से फ़ोन कट हो गया, और फिर जब मैंने दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर सफ़ेद सफ़ेद लाइन आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन फूट गई थी। बाद में मैंने वैसा ही किया जैसे कि मेरे सेठ ने बताया था। मैं तुरंत ही वहाँ से निकला और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देर तक और रुका रहा तो फिर मेरे लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं गाड़ी के सामान के साथ साथ उसकी चोरी भी हो सकती है। फिर मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ जाने लगा, और मैं अपने फ़ोन को ठीक करने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरा मोबाइल अब ठीक नहीं होने वाला। और इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच पाता कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के पायल की छन-छन की आवाज़ मेरे कानों में आई है। और इस आवाज़ को सुनते ही एक बार के लिए तो मेरे तेज कदम एकदम से रुक गए, और उसके बाद मैं तुरंत ही पीछे पलटकर देखने लगा। जैसे मैं पीछे पलटा तो पहले तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, मगर फिर मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के ऊपर से कोई एकदम से स्पीड से गुजर गया था। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आंखें उस अंधेरे में उसे कैप्चर नहीं कर पाई। फिर जब मुझे लगा कि शायद ही मेरे दिमाग का कोई भ्रम हो सकता है, तो मैंने तुरंत इस चीज़ को इग्नोर किया और गाड़ी की तरफ जाने लगा। इसके अलावा भी मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें थी जो किसी कड़कड़ाते हुए बादल की तरह गूंज रही थी। खैर, उसके बाद मैं किसी तरह अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया, और जैसे मैं गाड़ी के पास पहुंचा और वहां पर जो मैंने देखा, तो उसे देखने के बाद तो मेरी रूह कांप गई।
दरअसल मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के चारों तरफ मुझे लगभग 7 महिलाएं मंडराती हुई नजर आ रही थी। उन 7 महिलाओं को देखकर मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर जरूर कोई जादू टोना चल रहा है या फिर कोई चोरी वगैरह का मामला है। और ऐसी हालत में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ से वापस भागना चाहिए या फिर इन 7 महिलाओं से सामना करना चाहिए। फिर जब मुझे लगा कि मुझे अपनी गाड़ी के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पर मामला क्या है, और उसके बाद मैं जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं और भी ज़्यादा दहशत में चला गया। इस बार मैंने देखा कि जो 7 महिलाएं मुझे नजर आ रही थी और उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खराब था और उसे देखकर हर किसी की जोर से चीख निकल जाए, लेकिन उस समय तक मैंने अपने आप को अंदर से टूटने नहीं दिया और मैं अभी तक उन्हें नजर नहीं आया था। और ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाकर मैं आराम से बचकर यहाँ से निकल सकता था। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं जब वहाँ से भागने वाला था तो ना जाने कैसे लेकिन उनको वहाँ से मेरे भागने का एहसास हो गया और अचानक से मेरे सामने एक लाल रंग का कपड़ा मंडराने लगा। उस कपड़े को देखते मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और मेरी टांगें एकदम से कांपने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि उन 7 महिलाओं की जगह अब सिर्फ एक महिला बच गई थी और एक महिला का पूरा शरीर आग में लीन था और उसके जिस्म के अंदर से आग निकलती जा रही थी। मैं समझ गया था कि ये वही डायन है जिसके बारे में कुछ देर पहले मेरे सेठ जी बात कर रहे थे और कुछ देर पहले जिस चीज़ के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, अब मैं उसी के सामने इतनी बुरी तरह से फंस गया था कि मेरे पाँव भी एक कदम आगे तक नहीं जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब मेरा तो दिमाग लगातार खराब होता जा रहा था। अचानक से उस डायन की हंसी एक भयानक रूप में बदल गई और उसके दांत अब मुझे अपनी आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे। मैं समझ गया था कि अब खतरे की घंटी बजने वाली है और मैं मौत के घाट उतरने वाला हूँ। अब उसके कदम लगातार मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और उसके साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज होती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस डायन से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था और उस डायन के सामने बस मैं अब आत्मसमर्पण कर चुका था। फिर कुछ देर के बाद मेरी आंखों के सामने काला सा अंधेरा छाने लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी गर्दन के ऊपर कोई नुकीली चीज़ धंसा रहा है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग की नसें फटने की तरह हो गई थी। और इसी बीच मुझे किसी की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इस हॉर्न की आवाज़ को सुनकर मेरा ध्यान टूट गया और साथ ही मेरी गर्दन के अंदर जाने वाली वो नुकीली चीज़ अब एकदम से हल्की हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी गर्दन को राहत मिल रही है। फिर इसके बाद जैसे मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरी गर्दन से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, लेकिन सही समय पर मेरे सेठ जी वहाँ पर पहुँच गए थे और उनको वहाँ पर देखते ही मेरी जान में जान आ गई। दोस्तों, उसके बाद मुझे अस्पताल पहुँचा दिया गया और उस दिन को आज काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह बुरी तरह से काँप जाती है। और उसके बाद मैंने रात में कभी भी डिलीवरी जैसे काम को करना तक छोड़ दिया है और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये घटना भगवान ने मेरे लिए निर्धारित की थी, जिस घटना के बाद से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आया और अब मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जो भी भगवान पर विश्वास करता है तो कहीं ना कहीं भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।